हेलो, स्वागत है आप लोगों का जनरल स्टडी टीवी में। उम्मीद करते हैं सारे लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज सामान्य अध्ययन का परिचय के बारे में देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल स्टडी। अब इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल स्टडी से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि चैनल पर जो वीडियो आएगा वो किस विद्यार्थी के लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। उसमें दो कैटेगरी के रूप में बांट के देख लेते हैं, एक यूपीएससी का एग्ज़ाम और एक स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम, और एक नीचे एसएससी बैंक रेलवे का एग्ज़ाम। और एसएससी बैंक रेलवे के एग्ज़ाम में जैसे में एसएससी में हो गया सीजीएल, सीपीओ, जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस, ये सब वनडे एग्ज़ाम जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। और बैंक का जीएस का अगर क्वेश्चन पूछता है जिसमें ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, रेलवे में ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जीएस में। तो ये तीनों एग्ज़ाम का तैयारी आपका 100% अगर जीएस का क्वेश्चन आएगा उसमें से 90% जीएस का क्वेश्चन सोल्व होगा इसमें ऑब्जेक्टिव के द्वारा। और बाकी जो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का तैयारी करते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव प्लस ट्रेंड पर। ऑब्जेक्टिव तो इसमें से कंप्लीट होगा ही, प्लस जो ट्रेंड होगा इस ऑब्जेक्टिव के पीछे का जो स्टोरी होगा उसको ध्यान से समझना है। तो स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए तैयार होगा। और यूपीएससी में जो एग्ज़ाम होता है जैसे सीएससी का, सीएपीएफ का, सीडीएस का, एनडीए का, तो इसमें जो प्रीलिम्स होता है तो उसमें जैसे में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा लागू किया गया है, तो वो सब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पकड़ में आ जाएगा। रैयतवाड़ी किसके द्वारा लागू किया गया है, चाहे कोई पॉलिटी का क्वेश्चन हो, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन हो कि ए आर्टिकल जैसे समानता का अधिकार में, चाहे निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंदर आता है, तो वो सब आपको ऑब्जेक्टिव में तो क्लियर होगा ही। साथ ही कुछ क्वेश्चन ट्रेंड से पूछता है कि उसके माने जो कोई कॉन्सेप्ट है उसके पीछे का क्या स्टोरी है, तो वो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ट्रेंड पकड़ना पड़ेगा। तो वो ट्रेंड भी हम लोग कंप्लीट करेंगे इसमें स्टोरी के थ्रू। अब बाकी जो एसएससी बैंक रेलवे का तैयारी करते हैं उनका तो ऑब्जेक्टिव उनको पूछता है क्वेश्चन ज़्यादातर, तो उनको ऑब्जेक्टिव याद करने के लिए अगर बहुत सारे लोग किताब याद करते हैं, लूसेंट याद करते हैं, तो लूसेंट याद करने में बहुत सारा समय लग जाता है, तो याद भी नहीं होता है, साल भर 2 साल बर्बाद हो जाता है। तो उसके लिए है कि ऑब्जेक्टिव तो आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा यहाँ, हर सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट यहाँ लिखा हुआ है। और ऑब्जेक्टिव के पीछे कहानी आपको जब बताया जाएगा तो आपको याद करने में बहुत ही आसान हो जाएगा। मैंने ऑब्जेक्टिव याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको। अगर अब कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन 25 पूछ रहा है तो उसका 90% समझिए कि क्वेश्चन आपको इस वीडियो से आपको मिल जाएगा, जो नोट्स में आप लिखिएगा यहाँ जो पढ़ाएंगे उससे। बाकी स्टेट पीसीएस में भी अगर कोई जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, चाहे पॉलिटी है, इससे अगर सवाल पूछा जाता है तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको अगर सिलेबस से पूछा जाएगा, सब्जेक्ट से, जैसे ज्योग्राफी से हो, इतिहास से हो, चाहे पॉलिटी से हो, अर्थव्यवस्था से हो, तो क्वेश्चन यहीं से मिलेगा आपको। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लिए हम लोग किसके लिए यूजफुल है। अब थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे, हर सब्जेक्ट को अलग अलग थोड़ा सा, जिसमें परिचय क्यों, सामान्य अध्ययन का परिचय इसलिए कराया जाता है क्योंकि कोई भी विषय को जानने से पहले, चाहे कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए कि किसी के घर में अगर आप जा रहे हैं तो उस घर में कितना व्यक्ति है, किससे क्या रिश्ता है मेरा, वो सब जान पहचान होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर डायरेक्ट आप घर में किसी का घुस जाइएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन व्यक्ति मेरा क्या लगेगा, किसके साथ क्या रिश्ता है, तो किसका पैर छूना है, किससे प्रणाम करवाना है, तो वो आपको पता नहीं चल पाएगा। तो इसलिए अगर जान पहचान रहेगा तो आप कंफर्टेबल फील होइएगा कि किसी के घर में हमको जाना है तो कौन व्यक्ति क्या है मेरा। अगर सबके बारे में आप जानते हैं तो आराम से आप घर में जाइएगा, हर लोगों से बात करिएगा, अपने आप को कंफर्टेबल फील करिएगा और अच्छे से घुल मिल जाइएगा उसके परिवार में। तो इसके लिए आप किसी भी चीज़ को पढ़िए, उससे पहले उसके बारे में जानिए कि वो है क्या, उसके बाद में उस विषय को पढ़ना शुरू कर दीजिए। डायरेक्ट शुरू कर दीजिएगा तो पढ़िएगा, बीच बीच में समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है अंदर जाके। तो सबसे पहला नंबर पर ज्योग्राफी को देखते हैं। अब भूगोल सबसे नंबर 1 पर क्यों लिखे हैं, इसके पीछे भी रीजन है। भूगोल नंबर 1 पर लिखने के, हिस्ट्री दूसरा नंबर पर, बाद में फिर राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान। तो भूगोल इसलिए नंबर 1 पर लिखा गया कि
आप धरती को समझिए, पृथ्वी मान लीजिए, यहाँ समझा रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ज्योग्राफी है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, ज्योग्राफी एक लैटिन ग्रीक शब्द ज्योग्राफिया से मिलकर बना है। ज्योग्राफी ग्रीक शब्द ज्योग्राफिया से मिलकर बना है, जिसमें जियो का मतलब होता है अर्थ, पृथ्वी, और ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन। अब इसमें पृथ्वी के वर्णन के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है ज्योग्राफी में। अब पृथ्वी के इसलिए ज्योग्राफी नंबर 1 पर रखा गया है कि जब आपके पास इतिहास कब शुरू होगा, जब व्यक्ति धरती पर अपेयर होगा, आएगा। अब जब तक धरती पर व्यक्ति नहीं रहेगा तो इतिहास किसका बनेगा? इतिहास हमेशा व्यक्ति का बनता है। तो इतिहास बनने से पहले ज्योग्राफी बनेगा। ज्योग्राफी बनेगा यानी कि पृथ्वी बनेगा। जो पृथ्वी हम लोग व्यक्ति का घर है, निवास स्थान है, तो पृथ्वी बनेगा। पृथ्वी के साथ साथ बहुत सारा ग्रह बनेगा। ग्रह बनने से पहले, पृथ्वी बनने से पहले सूर्य का निर्माण होगा, तारा का निर्माण होगा। तो इसलिए नंबर 1 पर पहले ज्योग्राफी को पढ़ेंगे हम लोग। और ज्योग्राफी 2 शब्द ज्योग्राफिया, 2 ग्रीक शब्द ज्योग्राफिया से बना है, जिसमें जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन। और पृथ्वी के बारे में ही इसमें पढ़ेंगे हम लोग पूरे अच्छे तरीके से। पृथ्वी किस तरह से निर्माण हुआ, पृथ्वी का संरचना क्या है, पृथ्वी पर जो पहाड़, पेड़ पौधे, नदी, पठार वगैरह है, तो वो किस तरह से उसका निर्माण हुआ, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके बाद ये ज्योग्राफी शब्द जो है, सबसे पहले इराटोस्थनीज, ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले, ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले इराटोस्थनीज नाम के व्यक्ति द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व मतलब कि सेकेंड 200 BC आसपास में। इसीलिए इराटोस्थनीज को ही ज्योग्राफी का पिता बोल दिया जाता है, कि फादर ऑफ ज्योग्राफी। चाहे ज्योग्राफी का, भूगोल का पिता किसे बोलते हैं, तो इराटोस्थनीज को बोलते हैं। तो ज्योग्राफी को भी 2 तरह से, मतलब जैसे में ज्योग्राफी, विश्व के बारे में ज्योग्राफी पढ़ेंगे, भारत का ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और विश्व के ज्योग्राफी में भी 2 तरह से बांट लेते हैं। ज्योग्राफी में क्या है कि ह्यूमन और अर्थ के बीच का रिलेशन पढ़ना है हमको, तो इसको ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं, और एक को फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं। तो ये सब जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसको बांट के पढ़ेंगे। पहले जब विश्व का ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसका फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। जब भारत को, उसी को पढ़ेंगे, भारत का ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, तो उसी को छोटा कर देंगे। भारत का ह्यूमन ज्योग्राफी, भारत का फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी भारत का, जैसे में एग्जांपल ले लीजिए, हिमालय का निर्माण, बहुत सारा जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र में बहुत सारा नदी बहती है, गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, सिंधु नदी, तो उसका निर्माण में। उसके बाद में फिर पठार है हम लोग के यहाँ नीचे में, तो पठार में बहुत सारा नदी है, पठार का पर से बहुत सारा जल प्रपात है, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके नीचे जाएंगे तो जो हमारा लोग पेनिनसुलर जो पठार है, दक्कन का पठार है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये सब भारत के ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, भारत का फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी में। और ज्योग्राफी जब पढ़ लेंगे तो ज्योग्राफिकल घटना जब हम लोग पढ़ेंगे, भूगोल का जो घटना है पढ़ेंगे, और भूगोल के घटना के पढ़ने के बाद उसी से एक सब्जेक्ट निकला है पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता। पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता में जैसे में अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी के बारे में, जैसे में जलवायु के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन उस जलवायु से जो आज के समय में कहा है कि इसमें ह्यूमन और नेचर के बीच का रिलेशन पढ़ना है, तो मानव और प्रकृति के बीच का जो रिश्ता पढ़ना है, संबंध पढ़ना है। उसके द्वारा मानव जरूर है जो प्रकृति को कभी नुकसान पहुँचाएगा, कभी फायदा पहुँचाएगा। तो वही चीज़ को हम लोग पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता में पढ़ना है। मान लीजिए, जैसे मैं अभी एग्जांपल लीजिए कि जलवायु परिवर्तन पर अभी मीटिंग चल रहा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 मीटिंग स्कॉटलैंड में के राजधानी ग्लासगो में चल रहा है, जहाँ आज नरेंद्र मोदी जाके उसको ऑर्गेनाइज, मैंने उसमें शामिल है। तो वो में अभी जैसे में इंडिया का टारगेट दिया गया है कि हम लोग 2070 तक नेट जीरो कार्बन प्रोड्यूसिंग कंट्री बन जाएंगे। तो ये सब क्यों है? क्योंकि पर्यावरण परिस्थिति में हम लोग कुछ न कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ न कुछ क्रियाकलाप पर्यावरण परिस्थिति में कर रहे हैं। इसलिए हम लोग को टारगेट सेट करना पड़ रहा है कि नहीं, पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। तो बेसिक चीज़ तो हम लोग भूगोल में पढ़ लेंगे, लेकिन उसके बाद जो उससे जो मानव के द्वारा जो प्रकृति को नुकसान हो रहा है, मानव के द्वारा जो प्रकृति से को
दिक्कत हो रहा है, तो उसको जो पर्यावरण परिस्थितियों में जैव विविधता में पढ़ लेंगे हम लोग। क्या जैव विविधता, जैसे बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारा जानवर है, उसको किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है मानव, या मानव को किस तरह से जानवर नुकसान पहुंचा रहा है, उस सबको पर्यावरण परिस्थिति की जैव विविधता में पढ़ लेंगे। अब दूसरा नंबर पढ़ेंगे इतिहास। अब देखिए, जब रहने के लिए घर हो गया, पृथ्वी हो गया, भूगोल पढ़ लिए, और इतिहास भूगोल पृथ्वी का हम लोग जान रहे हैं 5 बिलियन साल, लगभग 5 बिलियन साल पहले से इतिहास है पृथ्वी का, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उसके बाद से। अब उसके बाद बहुत सालों के बाद धरती पर कोई जीव नहीं रहेगा, बहुत सालों के बाद धरती पर जीव आएगा, उसके बाद इंसान आएगा। तो जब इंसान धरती पर आना शुरू होगा तो इतिहास शुरू होगा। इतिहास हमेशा इंसान का होता है। इतिहास भी एक ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से बना है। इतिहास भी ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से बना है। हिस्टोरिया, इसका मतलब होता है इंक्वायरी। इंक्वायरी, किसी भी घटना को इंक्वायरी करना, पीछे जो घटना घट चुका है, पास्ट में कोई भी घटना घट चुका है भूतकाल में, उसको हम लोग जांच पड़ताल करते हैं, उसी को इतिहास बोलते हैं। तो हिस्टोरिया का मतलब, हिस्टोरिया भी ग्रीक शब्द, ग्रीक को या यूनानी शब्द भी बोल सकते हैं, उसी को इंक्वायरी बोलते हैं। इंक्वायरी का मतलब होता है पास्ट जो घटना है, भूतकाल की जो घटना है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, उसी को इतिहास बोलते हैं। इतिहास के पिता हेरोडोटस को बोला जाता है। इतिहास के पिता हेरोडोटस को बोला जाता है। तो इतिहास जब पढ़ेंगे हम लोग, तो इतिहास में पिछली घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले घटनाओं के बारे में, पूरा दुनिया के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है। इसमें मुख्य रूप से भारत के प्राचीन इतिहास से लेके आधुनिक इतिहास तक पढ़ना है हम लोग को, और विश्व का केवल आधुनिक इतिहास पढ़ना है। थोड़ा बहुत जिसमें प्राचीन इतिहास है, तो प्राचीन इतिहास में हम लोग का सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे, तो उसमें उसका समकालीन जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया का सभ्यता, इजिप्ट का सभ्यता, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। लेकिन पूरा तरीका से हम लोग वर्ल्ड का प्राचीन इतिहास नहीं पढ़ना है, पूरा विश्व का हम लोग मध्यकालीन नहीं पढ़ना है। इतिहास हम लोग को अपना भारत का पढ़ना है, क्योंकि भारत के लोगों से संबंधित तो एग्जाम में भारत से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। और विश्व इतिहास में केवल आधुनिक विश्व इतिहास पढ़ना है, जिसमें लगभग मान लीजिए कि 1750 के आसपास से घटना जो घट रहा है, जैसे मधुगिक क्रांति पढ़ना है, फ्रांस क्रांति पढ़ना है, अमेरिकन क्रांति पढ़ना है, उसके बाद में रूस की क्रांति पढ़ना है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, इतना ही पढ़ना है विश्व इतिहास में। अब बाकी जो मुख्य रूप से पढ़ना है इतिहास में, हम लोग को भारत का इतिहास पढ़ना है। भारत का इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे, उसको बांट लेते हैं इस टाइमलाइन को, 5 लाख साल पहले से लगभग वर्तमान तक को पढ़ना है। तो इसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, आज़ादी के बाद का भारत, और ये सब में कुछ न कुछ कला एवं संस्कृति डेवलप होते जाएगा। प्राचीन समय में कुछ कला एवं संस्कृति डेवलप होगा। मध्यकालीन, जैसे प्राचीन समय में गुप्त वंश को कला एवं संस्कृति बहुत माने उच्चतम दर्जा का था, इसीलिए उसको सोने की चिड़िया भी बोला जाता था, उसमें दर्जा दिया जाता था। तो उसका जो कला संस्कृति है, उसको एक में निकाल के हम लोग कला संस्कृति अलग से एक माने टॉपिक पढ़ेंगे अलग से। और मध्यकालीन में जैसे में दिल्ली सल्तनत के समय में क्या कला एवं संस्कृति था, उसके बाद में मुगल के समय में क्या कला संस्कृति का विकास हुआ, उसको भी इसी में ला के पढ़ेंगे। आधुनिक भारत में क्या हुआ, और प्रेजेंट समय में, अभी वर्तमान समय में क्या हम लोग के बहुत सारा स्टेट है, राज्य है, तो उसका क्या अलग डांस फॉर्म है, अलग क्या म्यूजिक है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग कला एवं संस्कृति में। प्राचीन भारत का जो समय है 5 लाख साल से लगभग 8वीं सदी तक, 99% पूरा भारत के मानव का इतिहास का 99% समय प्राचीन भारत में ही चला जाता है। लेकिन प्राचीन भारत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा घटना नहीं हुआ। इतना साल बहुत बड़ा है भले, लेकिन बहुत सारा समय लोगों को इंसान बनने में ही सब समय बीत जाता है। और उसके बाद जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग पढ़ेंगे, तो वो समय धीरे धीरे कम हो जाएगा, और सिंधु घाटी सभ्यता से ही लगभग हजारों साल पीछे बीत जाएगा, जो हम लोग को सिविलाइज बनने में ही टाइम लगेगा। तो इसलिए प्राचीन भारत का समय बहुत लंबा पीरियड है, लेकिन घटना इसमें बहुत कम है, तो इसको पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें पढ़ेंगे प्राचीन भारत में, जैसे में अगर पाषाण काल से पढ़ना शुरू करेंगे, उसके बाद में सिंधु सभ्यता वगैरह, फिर वैदिक सभ्यता, महाजनपद, फिर बहुत सारा फिर वंश बनेगा, मगध, हरियक्का वंश,
उसके बाद नंद वंश, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद में गुप्ता वंश पढ़ेंगे। और हर्षवर्धन के समय में जब इसका डिक्लाइन होगा, उसके बाद बहुत सारा डिक्लाइन होने के बाद जब टूटेगा हर्षवर्धन, तो उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे राज्य बनेगा। और उसके बाद जब छोटा छोटा राज्य बनेगा तो वो बहुत कमजोर शक्तियाँ होगा। उसके बाद बाहरी से लोग आक्रमण करेंगे, तुर्कों का आक्रमण, इस्लाम का आक्रमण होगा। उसके बाद मध्यकालीन भारत शुरू होगा, 8वीं सदी से 18वीं सदी तक पढ़ेंगे, जिसमें और इसमें पढ़ेंगे दो गो मेन वंश के बारे में, एक दिल्ली सल्तनत के बारे में, एक मुगल वंश के बारे में। और उसके बाद भी देखिएगा मुगल वंश फिर से टूटेगा। मुगल वंश जब कमजोर होगा, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होगा, उसके बाद मुगल वंश फिर से टूटेगा, तो फिर से ब्रिटिश आगे कब्जा करेगा। तो वो ब्रिटिश जो कब्जा करेगा, ये 200 साल का पढ़ाई आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो 200 साल में जो घटना घटा ब्रिटिश के आने के बाद, ये 200 साल में जितना घटना इधर नहीं घटा था, वो 200 साल में ही घटना घटा देता है। 200 साल के अंदर में ब्रिटिश, अंग्रेज, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आधुनिक भारत का इतिहास। यहीं पे हम लोग को बहुत ज़्यादा परिवर्तन मिलेगा, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में, संविधानिक चेंज बहुत सारा मिलेगा। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा सवाल आधुनिक भारत से पूछता है। उसके बाद में जब 1947 में हम लोग का देश आज़ाद हो जाएगा, तो उसके बाद आज़ादी के बाद के भारत में कुछ कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके बाद इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, आपातकाल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसके बाद से लेके 1991 का LPG रिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। और बहुत सारा जो युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान, भारत चाइना के बीच, और उसके बाद वर्तमान में बीजेपी का सरकार चल रहा है 2014 से, उसके बाद में हम लोग को वर्तमान तक पढ़ेंगे इसको। कला संस्कृति में सब में से निकाल के जो कला संस्कृति डेवलप हुआ प्राचीन में, मध्यकालीन में, आधुनिक में और वर्तमान में जो हो रहा है, उसको कला संस्कृति में एक अलग टॉपिक पढ़ लेंगे हम लोग। तो इतिहास इस तरह से पढ़ेंगे। भूगोल के बाद इतिहास का नंबर आएगा। और इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इतिहास अपने आप में केवल कोई सब्जेक्ट है नहीं, इसमें ही जो आप राज व्यवस्था देख रहे हैं, जैसे में मुगल का दिल्ली सल्तनत का राज व्यवस्था देख लीजिए, और दिल्ली सल्तनत का राज व्यवस्था, दिल्ली सल्तनत का अर्थव्यवस्था देख लीजिए, मुगल का राज व्यवस्था, मुगल का अर्थव्यवस्था देख लीजिए, मुगल का साइंस देख लीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तकनीकी। तो ये सब जो विकास हो रहा है इतिहास में ही, ये सब चीज़ का विकास होगा। राज व्यवस्था का विकास होगा, अर्थव्यवस्था का विकास होगा, प्राचीन में भी होगा, मध्यकालीन में भी होगा, आधुनिक में भी होगा। तो ये सब जो विकास है ना, उसी को अब हम लोग देश आज़ाद हो गया, तो उसी से कुछ इंसेंटिव लेके हम लोग एक आज़ादी के बाद राज व्यवस्था कंप्लीट कर दिए, अपना पॉलिटी बना लिए। पॉलिटी जैसे में एक सिस्टम, राज्य का एक सरकार होगा, राज्य में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो सरकार और लोग के बीच क्या रिश्ता रहेगा, क्या संबंध रहेगा, तो उसको हम लोग राज्य व्यवस्था में पढ़ेंगे, पॉलिटी में। तो पॉलिटी कोई अलग सब्जेक्ट आया नहीं, इतिहास में ही डेवलप हुआ है। आप देखिए जैसे में दिल्ली सल्तनत में भी पॉलिटी था, राज व्यवस्था था, मुगल में भी राज व्यवस्था था, पॉलिटिकल सिस्टम था। उसके बाद में अर्थव्यवस्था था, बहुत सारा अर्थव्यवस्था था। दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी का देख लीजिए, पॉलिसी था अर्थव्यवस्था में। मोहम्मद बिन तुगलक का भी कुछ पॉलिसी था। तो ये सब, मुगल में भी बहुत सारा अर्थव्यवस्था का पॉलिसी था। तो वो सब अर्थव्यवस्था धीरे धीरे डेवलप हुआ। और वर्तमान समय में जो हम लोग को 1947 के बाद से जो देखना है, राज व्यवस्था चाहे अर्थव्यवस्था, तो ये सब समय में जो डेवलप हुआ है ना, अर्थव्यवस्था या राज व्यवस्था, उसी को हम लोग भारतीय राज व्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से पढ़ेंगे। राज व्यवस्था में पढ़ेंगे सरकार और नागरिक के बीच का संबंध के बारे में, जैसे में संविधान पढ़ेंगे, संविधान के अंदर क्या है, नागरिकता है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद में सरकार किस तरह का हम लोग के देश में सरकार है, जैसे में संसदीय व्यवस्था है कि अध्यक्षीय व्यवस्था है, तो दोनों का अंतर जानेंगे। उसके बाद में राष्ट्रपति का क्या कार्य है, उसके बाद राज्यपाल का क्या कार्य है। उसके बाद जब सेंटर में जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर का रोल को देखेंगे। उसके बाद में स्टेट में जाएंगे तो चीफ मिनिस्टर का रोल को देखेंगे। तो इस तरह से राज्य व्यवस्था में ये सब चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। और उसके बाद में बहुत सारा बॉडी है जो केंद्र और राज्य को सपोर्ट करता है, जैसे में इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, उसके बाद में वित्त आयोग। तो ये सब सपोर्ट करने वाला बहुत सारा संवैधानिक और गैर संवैधानिक बॉडी है, संगठन है, उसके बारे में पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में। और अर्थव्यवस्था में हुआ कि अर्थ का मतलब होता है, अर्थ एक संस्कृत शब्द है, जिस धन का संस्कृत शब्द को अर्थ बोलते हैं। तो अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ धन को व्यवस्थित करना, धन को मैनेजमेंट करना। तो जब देश के बारे में, देश का भूगोल पढ़ चुके हैं, इतिहास पढ़ चुके हैं,
राज्य व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम भी समझ रहे हैं हम लोग देश का, तो देश की अर्थव्यवस्था भी समझना पड़ेगा कि देश में मान ली कि देश है, इतना बड़ा देश है, इतने लोग रह रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा पैसा का लेन देन भी होगा। जैसे में बैंक है, आरबीआई है, तो वो किस तरह से काम करता है, एसबीआई किस तरह से काम करता है। अब हम लोग जो पास के बैंक में पैसा जमा करवाने जाते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं, वो किस तरह से काम करता है, उसको अर्थव्यवस्था में जानेंगे। बहुत सारा व्यापार होता है, बहुत सारा सामान, हम लोग देश हैं तो किसी देश से दूसरे देश से सामान को खरीदते हैं, आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, बहुत सारा सामान बेचते हैं, तो उसमें भी बहुत सारा लेन देन होता है, तो अर्थव्यवस्था में ही पढ़ेंगे। उसके बाद में सरकार बजट बनाती है, और बजट बनाती है, उसके में जो खर्चा होता है, उसका इनकम है सरकार का और खर्चा है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो वो भी इकोनॉमी का ही पार्ट है, अर्थव्यवस्था में ही पढ़ लेंगे हम लोग। उसके बाद में बहुत सारा विदेशी निवेश भारत में आता है, जैसे में एफडीआई, एफआईआई के नाम सुनते होंगे, तो वो सब भी अर्थव्यवस्था के पार्ट है, क्योंकि पैसा का लेन देन जहाँ भी होगा अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे हम लोग, वो सब चीज़ अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे। उसके बाद में विज्ञान है, विज्ञान में हम लोग साइंस बेसिक, जैसे में बेसिक साइंस है, साइंस में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बेसिक पढ़ लेंगे हम लोग, बेसिक जो थ्योरी है इसका, फिजिक्स का क्या थ्योरी है, केमिस्ट्री का क्या थ्योरी है, बायोलॉजी का क्या थ्योरी है। जब थ्योरी पढ़ लेंगे, सिद्धांत पढ़ लेंगे, तो आज के समय में चाहे प्राचीन बहुत लंबे समय से इसी थ्योरी को इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी, तकनीकी बनाया जा रहा है। जो थ्योरी पढ़ा है लोग, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसी को इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। और टेक्नोलॉजी का जरूरत ही क्यों पड़ गया हमको, टेक्नोलॉजी का जरूरत इसलिए पड़ रहा है क्योंकि संसाधन सीमित है, संसाधन सीमित है, लेकिन लोग बढ़ते जा रहे हैं। अब संसाधन सीमित है, लोग बढ़ेंगे, जनसंख्या बढ़ेगा तो संसाधन तो बढ़ेगा नहीं, तो संसाधन बढ़ाने का कोई उपाय हम लोग ढूंढ रहे हैं, और उस संसाधन बढ़ाने का उपाय ही टेक्नोलॉजी है, तकनीक है। और चाहे जैसे मैं मान लीजिए एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे में पहले लोग, एक गांव है और एक गांव में पहले 50 लोग थे, और इस गांव में जमीन है, कोई जमीन का टुकड़ा है, और उससे खेती नॉर्मल तरीके से, परंपरागत तरीके से जो खेती होता है, वो 50 लोग का ही पेट भर सकता है खाना से। लेकिन आज के समय में ये गांव में अब 50 लोग और ऐड हो गया है, जुड़ गया है, जनसंख्या अभी 100 लोग का हो गया है, लेकिन खेत का साइज नहीं बढ़ा है। तो खेत का जब आकार नहीं बढ़ा है, तो हम लोग को कुछ अलग दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें हम क्या करें कि ये 50 एक्स्ट्रा जो लोग आए हैं, इसका भी पेट भर जाए। तो इसमें हम लोग अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। जो बेसिक साइंस का नॉलेज हम लोग लिए थे यहाँ से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, तो अब मान लीजिए बायोलॉजी से आप नॉलेज लिए थे, बहुत सारा जीन के बारे में पढ़े थे, डीएनए के बारे में पढ़े थे, उसी सब को हम लोग इस्तेमाल करके यहाँ बायोटेक्नोलॉजी, जीव विज्ञान के जो तकनीक है, जीव विज्ञान से जो टेक्नोलॉजी उत्पन्न करेंगे, उसको बारे में हम लोग अध्ययन करके बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ये सब वगैरह बनाएंगे। और उसके बाद में बहुत सारा हाइब्रिड सीड लेके आएंगे, HYV सीड। तो HYV जो हाइब्रिड सीड्स है, जैसे में धान का हाइब्रिड अब आ गया है गांव में, आप जानते होंगे, धान का हाइब्रिड है, गेहूं का हाइब्रिड है। तो क्यों है? क्योंकि एक पेड़ में जो पहले उत्पादन होता था, वो पहले मान लीजिए 100 ग्राम उत्पादन होता था एक पेड़ में, अब इसका उत्पादन सीधे 400 ग्राम होगा। तो समझ रहे हैं? तो ये जो उत्पादन है, उत्पादकता बढ़ा देता है हाइब्रिड सीड। तो टेक्नोलॉजी इसीलिए बना है कि जो जनसंख्या बढ़ रहा है, संसाधन सीमित है, तो संसाधन को हम लोग बढ़ाना चाह रहे हैं जनसंख्या के अनुकूल, तो इसलिए टेक्नोलॉजी बढ़ा। और टेक्नोलॉजी में बहुत सारा टेक्नोलॉजी है, जैसे में स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस में बहुत सारे लोग मान ली कि नॉलेज था उनको, अब स्पेस का में बहुत सारे देश है जो अपना आगे बढ़ रहा है, तो इंडिया भी बढ़ रहा है, तो सब लोग स्पेस में टेक्नोलॉजी के बारे में ढूंढ रहे हैं। फिजिक्स का नॉलेज को इस्तेमाल करके, बहुत सारा रसायन शास्त्र का नॉलेज का इस्तेमाल करके बहुत सारा हथियार बना रहे हैं, जैसे में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, केमिकल वेपन्स वगैरह, ये सब बना रहे हैं। और उसके बाद जीव विज्ञान से बहुत सारा टेक्नोलॉजी, जैसे में एग्जांपल देखें हम लोग, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, HYV सीड्स का एग्जांपल देखें, तो इस तरह से तकनीकी बना रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी भी पढ़ेंगे हम लोग। पहले बेसिक साइंस पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। उसके बाद जब बेसिक नॉलेज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। फिजिक्स से कुछ टेक्नोलॉजी निकला है, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। रसायन शास्त्र से भी कुछ टेक्नोलॉजी निकला है, उसके बारे में नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। फिर तो इस तरह से हम लोग जीएस के बारे में पूरा पढ़ेंगे, एक एक करके सब पढ़ेंगे। और उसके बाद में सारा जब खत्म हो जाएगा, आपको ये जितना जीएस का टॉपिक है, 8 टॉपिक, 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक है, 7-8 टॉपिक है, ये सब जब खत्म हो जाएगा, तो आप जो एसएससी, बैंक, रेलवे का तैयारी करते हैं,
जिसमें ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इसमें रहेगा ही, इसमें जो इंक्लूड करेंगे हम नोट्स में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कभी भी एग्जाम, कहीं भी एग्जाम दीजिए, उसमें 90% क्वेश्चन आपको इस नोट से रहेगा। आप देख लीजिएगा, एक बार वीडियो देखिएगा 30 मिनट, जब देख के आप वीडियो देख रहे हैं उसके बाद में क्वेश्चन, जब कहीं भी एग्जाम हो तो क्वेश्चन मिलाइएगा। आपको ऑब्जेक्टिव याद करने में भी दिक्कत नहीं होगा, कहा है कि ऑब्जेक्टिव के पीछे का कहानी हम बताएंगे आपको, तो याद करना आसान हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपको पास समय है, किताब भी पढ़ने का आपको मन है तो किताब भी पढ़िएगा, तो आपको आसान हो जाएगा किताब पढ़ने में, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादा याद करने में परेशानी भी नहीं होगा। और जो लोग स्टेट पीसीएस का तैयारी करते हैं उनका प्रीलिम्स में तो ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा ही, प्लस मेंस के लिए उनका जो ट्रेंड है पकड़ में आ जाएगा। ट्रेंड जैसे में कोई भी कॉन्सेप्ट है उसके पीछे का, जैसे में कोई भी इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक स्टोरी क्या है, कोई भी चीज़ लिखा हुआ है, तो मान लीजिए कॉर्नवालिस आया, अस्थाई बंदोबस्त लगाया, तो उसके पीछे क्या वैसा व्यवस्था बन रहा था कि उसको अस्थाई परमानेंट सेटलमेंट लागू करना पड़ा, क्यों नहीं पहले जैसा ट्रेडिशनल परंपरागत तरीके से जमींदार थे तो वो कलेक्ट कर रहे थे टैक्स, उस तरह से क्यों नहीं करने दिया गया, तो वो सब आपको ट्रेंड पकड़ में आएगा। तो बीपीएससी, अगर बीपीएससी, यूपीपीसीएससी सबका एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर भी होगा, ट्रेंड भी पकड़ में आएगा, क्लैरिटी आएगा, प्लस सीएपीएफ का एग्जाम देते हैं, सीडीएस का एग्जाम देते हैं, एनडीए का, इसमें भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछता है, वो भी क्लियर होगा। अच्छा, यूपीएससी का आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ ट्रेंड काम आएगा। ऑब्जेक्टिव तो 2-4-5 को पूछता ही है, वहाँ भी पूछता है, जैसे मैं एग्जाम में पूछा निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो वो सब ऑब्जेक्टिव में आपको पकड़ में आएगा। लेकिन अब जैसे में पूछ देता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस व्यक्ति के सहयोग से भारत में लागू हुआ, तो ये सब ऑब्जेक्टिव है, वो यूपीएससी में भी पूछता है, सीएससी में, आईएएस का एग्जाम में भी, तो वो सब ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा आपको। लेकिन ट्रेंड बहुत जबरदस्त पकड़ में आएगा आपको, ये स्टोरी जो हर इंफॉर्मेशन, हर जानकारी के पीछे जो हम कहानी बताएंगे आपको, चाहे कोई भी जानकारी देंगे उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट बताएंगे उसको ध्यान से पकड़िएगा। ये दोनों जो मुख्य रूप से तैयारी करते हैं वो लोग, और बाकी जो ये 3 चीज का तैयारी करते हैं वो लोग के लिए ऑब्जेक्टिव जो इसमें जो लिखा हुआ रहेगा वो ऑब्जेक्टिव आप याद करने की कोशिश करिएगा, कहानी समझ के, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ऑब्जेक्टिव याद करने में। थैंक यू।